तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इग्नू की क्लासेस में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इग्नू की क्लासेस लगातार चल रही है चैनल पर, तो सभी जुड़े रहिए, बने रहिए। तो आज का जो एग्ज़ाम था, जो हिस्ट्री का एग्ज़ाम था, वो काफ़ी अच्छा गया है। तो उसी को लेकर के अब जो हिंदी की क्लासेस है, क्योंकि टाइम इसमें कम है, तो हिंदी की जो क्लासेस हैं वो चैप्टर वाइज तो नहीं करवा पाऊंगा, बट हाँ ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो उन क्वेश्चंस को जो है यहाँ पे करवाया जा रहा है। तो चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और जल्दी से जल्दी इन्हें कंप्लीट भी करना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा कि संपर्क भाषा क्या होती है। संपर्क भाषा किसे कहते हैं? तो संपर्क भाषा से हमारा जो अभिप्राय अर्थ है वो उस भाषा से है जो देश के विभिन्न अलग अलग भूभागों में रहने वाले विभिन्न भाषा भाषी लोगों के मध्य संपर्क का काम करती है। यानी देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग जो भाषा अपने यूज में प्रयोग में लाते हैं दूसरे भागों के लोगों से कांटेक्ट करने के लिए, संपर्क करने के लिए, तो उसे हम संपर्क भाषा कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लो कि अगर आप यहाँ से साउथ में जाओगे, तमिलनाडु साइड में जाओगे, या आप मान लो कर्नाटक गए, तो अगर उस साइड जाने के बाद आप जिस भाषा का प्रयोग करोगे, या आप पंजाब जाओगे तो जिस भाषा का प्रयोग करोगे, ठीक है, उन लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, तो उसे बोलते हैं संपर्क भाषा। तो संपर्क भाषा को यहाँ पर सेतु भाषा भी कहते हैं, इसको व्यापार की भाषा भी कहते हैं, इसको सामान्य भाषा के रूप में भी देखा जाता है, और इसे अंग्रेजी के कॉन्टेक्ट लैंग्वेज तथा लिंक लैंग्वेज के समकक्ष भी रखा जाता है, या वाहन भाषा भी इसको कहते हैं। ठीक है। तो मानव इतिहास में संपर्क भाषाएं उभरती रही हैं, हमेशा कोई ना कोई भाषा ऐसी आती रही है जो लोगों को संपर्क करवाती है दूसरों से। तो इस दृष्टि से हिंदी ही वह संपर्क भाषा है जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अधिकाधिक बहुत ज्यादा बोली जाती है। इस प्रकार संपूर्ण देश को आपस में ये जोड़ती भी है, क्योंकि लोगों को नजदीक लेकर आती है। कर्नाटक और दूसरी ओर अगर हम हरियाणा में रहने वाले लोगों की बात करें, तो कर्नाटक और दूसरी ओर हरियाणा में रहने वाले लोग यदि परस्पर आपस में बात करना चाहें, तो यदि वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में बात करें, कर्नाटक के लोग अपनी भाषा बोलें, कन्नड़, ठीक है, और हरियाणा के लोग जो हैं वो अपनी हरियाणवी अगर भाषा बोलेंगे, तो आप ये देख पाएंगे कि बात करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, और तब वो एक दूसरे की बातों को समझने के लिए या एक दूसरे तक अपनी भाषा पहुंचाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, हम उसे बोलते हैं संपर्क भाषा। ठीक है। तो अपने भावों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए उन्हें क्या चाहिए? एक संपर्क भाषा की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए हिंदी जो है वो वर्तमान में भिन्न भाषा भाषियों के मध्य क्या करती है? संपर्क भाषा के रूप में काम करती है। ऐसे में अगर देखा जाए तो संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का व्यवहार अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हिंदी कहीं ना कहीं लोगों को आपस में कनेक्ट करती है, जोड़ती है, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को एक दूसरे के नजदीक लेके आती है। तो इसीलिए जो है हिंदी अत्यंत क्या है? महत्वपूर्ण हो जाती है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का जो प्रयोग है वो अचानक ही प्रारंभ नहीं हुआ, हिंदी एकदम से नहीं शुरू हुई, बल्कि बीते हुए अनेक वर्षों से इस ओर व्यापक प्रयत्न किए गए हैं और किए भी जा रहे हैं कि हिंदी को आगे कैसे बढ़ाया जाए। एक और दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो हिंदी प्रचारणी सभा जैसी अनेक संस्थाएं जो हैं वो काम कर रही हैं। जो तो दूसरी ओर हिंदी सिनेमा हो गया, फिल्म हो गई और टेलीविजन हो गई, उसके हिंदी कार्यक्रमों द्वारा हिंदी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिससे हिंदी अन्य भाषा भाषी लोगों में लगातार लोकप्रिय होती जा रही है और संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जा रही है। तो हिंदी सिनेमा का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है हिंदी को आगे बढ़ाने में। और दक्षिण भारत का मैंने बता दिया कि हिंदी प्रचारणी सभा जो थी वो वहां पर हिंदी का प्रचार प्रसार कर रही थी, ताकि हिंदी जो है और ज्यादा लोगों के बोलचाल में आ जाए। आगे देखते हैं। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का महत्व संदेह से परे है। अगर संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की बात की जाए तो हम इस पे कोई शक नहीं करते कि सबसे बेस्ट भाषा जो है वो हिंदी भाषा मानी जाती है संपर्क भाषा के रूप में। क्योंकि आज अगर आप इंडिया में किसी भी स्टेट में जाएं, अगर आपको वहां की लोकल लैंग्वेज नहीं आती
तो आप हिंदी के जरिए आराम से अपनी बातों को उन तक पहुंचा सकते हैं और उनकी बातों को समझ सकते हैं। तो हिंदी आदान प्रदान को देखा जाए तो बहुत एक अच्छी भाषा है। देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोग जब किसी काम से आंध्र प्रदेश, चेन्नई, तमिलनाडु या कर्नाटक जाएंगे, अथवा इन राज्यों के लोग, उस साइड के लोग जब दिल्ली आएंगे, तो वह होटल में, रेस्टोरेंट में या यातायात अथवा पर्यटन के समय हिंदी का ही संपर्क भाषा के रूप में क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। हिंदी प्रयोग की जाने वाली सबसे अधिक जो लोकप्रिय संपर्क भाषा है, ठीक है। और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पर्याप्त लोकप्रिय रही है और प्रभावशाली रही है। और ये था हमारा पहला क्वेश्चन और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, राजभाषा किसे कहते हैं। तो इसके जरा शुरू करते हैं, देखते हैं कि जिस भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में यानी शासन व्यवस्था चलाने के लिए किया जाता है, मतलब जिस किसी भी देश में जहां पे या किसी भी राज्य में प्रशासन का सरकारी कामकाज जिस भाषा में होता है उसे हम बोलते हैं दोस्तों राजभाषा। इसे हम कार्यालय हिंदी भी कहते हैं, क्योंकि कार्यालय में प्रयोग होने वाली एक भाषा है ये। चाहे सरकारी पत्राचार हो, सरकार की कोई पत्र वगैरह हो, एक दूसरे ऑफिसों में जा रहे हो, जैसे आपने देखा होगा एक कार्यालय दूसरे कार्यालय को पत्र लिखता है किसी शिकायत को लेकर, किसी काम के ना होने को लेकर, ठीक है। या प्रशासन के, सरकार के जितने भी काम हैं या न्याय व्यवस्था है और संसदीय कार्य हैं, उन सभी में प्रयोग होने के कारण इसका विशेष क्या रहा है, महत्व रहा है। यह संविधान द्वारा स्वीकृत यानी मंजूर होती है भाषा। राजभाषा वो भाषा होती है जिसे संविधान मंजूरी देता है। राजभाषा के लिए आवश्यक नहीं है कि वह देश के सभी जो है भागों के लोगों को आती हो। इसे निश्चित करते समय इस तथ्य को जो है ध्यान में रखा जाता है कि इस भाषा को देश की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा सके इस भाषा के जरिए। बेसिकली क्या है कि राजभाषा में ये नहीं देखा जाता कि ये भाषा सभी क्षेत्र के लोगों को आए। राजभाषा बस इसलिए अपनाई जाती है ताकि जो शासन का कामकाज है, सरकार का जो कामकाज है, वो सही तरीके से चल सके और लोग आसानी से अपने कामों को कर सकें। यही कारण है कि हमारे देश में प्रशासन चलाने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को राजभाषा बनाया गया है। अंग्रेजी को संविधान में सह राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है, मतलब पहली प्राथमिकता हिंदी को दी जाती है राजभाषा के तौर पे। अगर हिंदी से काम नहीं हो पा रहा तब जाके इंग्लिश को भी अपनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर देखा जाए तो सभी राज्यों को अपनी राजभाषा निर्धारित करने का अधिकार भी दिया गया है। अब मैं बताता हूं आपको, जैसे मान लो कि आप भारत के किसी भी राज्य में चले जाओ, आप पंजाब में जाओगे तो वहां सारे काम पंजाबी में हो रहे होते हैं क्योंकि वहां की क्षेत्रीय भाषा पंजाबी है। महाराष्ट्र में जाओगे तो मराठी है, तमिलनाडु में जाओगे तो तमिल है, कहीं कन्नड़ है, कहीं मलयालम है, तो और नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो वहां की अपनी अलग जो है भाषाएं होती हैं। तो हर राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने यहाँ के जितने भी सरकारी कामकाज है वो अपने क्षेत्रीय भाषा में उन कामों को कर सकता है। यानी कोई भी राज्य की सरकार अपने सरकारी कामकाज के लिए अपने क्षेत्र की भाषा को चुन सकती है, ये उन्हें अधिकार दिया गया है। और यही कारण है कि विभिन्न राज्यों ने अपनी राजभाषा क्षेत्रीय भाषाओं को बनाया है। और ऐसा होता भी है कि जब हम अलग अलग राज्यों में जाते हो तो वहाँ के सारे कामकाज उन्हीं भाषाओं में होते हैं। जैसे आप अगर मान लो वेस्ट बंगाल चले जाओ, तो वेस्ट बंगाल में जब जाओगे तो रोड पे जो बोर्ड टंगे होते हैं, ठीक है, राइट मुड़ने के लिए या किसी जगह का नाम होता है, वो सारा आपको बंगाली में मिलेगा। पंजाब जाओगे तो उसी प्रकार से सारे कामकाज आपको पंजाबी में मिलेंगे। तो ऐसा ही इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर राज्य ने अपनी राजभाषा को, अपनी क्षेत्रीय भाषा को चुना है राजभाषा के तौर पर। ठीक है, आगे आते हैं। राजभाषा नियम क्या है। राजभाषा अगर नियम की बात करें तो 1976 में सरकारी कामकाज में राजभाषा अधिनियम कानून की व्यवस्था को लागू करने के लिए राजभाषा नियम बनाया गया था। इसका पालन करना केंद्र सरकार के कार्यालयों में आवश्यक है, यानी केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा नियम को अपनाना पड़ेगा। इन नियमों का संक्षिप्त सही नाम राजभाषा नियम 1976 है और इनका विस्तार, इनके बारे में तमिलनाडु राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। यानी ये जो नियम है ये सभी जगह फैले हुए हैं, केवल तमिलनाडु को अगर देखा जाए तो छोड़कर। ठीक है, आगे आते हैं। राजभाषा के रूप में हिंदी के बारे में जगह चर्चा करते हैं। आपको पता है भारत एक संघीय गणराज्य है, रिपब्लिक है,
और यहाँ पे दो सरकारें पाई जाती हैं, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार। यहाँ हिंदी और साथ ही अंग्रेजी को राजभाषा घोषित किए जाने का अर्थ है सभी राज्य सरकारें और सभी नागरिक केंद्र सरकार से इन्हीं दो भाषाओं में पत्र व्यवहार करेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो कल को राज्य सरकार को केंद्र सरकार से कोई काम पड़ गया, तो जो राज्य की सरकार है वो केंद्र सरकार से जब आपस में बात करेगी तो या तो वो हिंदी को राजभाषा के तौर पे चुनेगी या अंग्रेजी को चुनेगी। जब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सेंटर गवर्नमेंट से बात करती है तो दो भाषाओं में से किसी भी एक भाषा को अपनाएगी, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो अंग्रेजी हो, ठीक है। अपनी क्षेत्रीय भाषा में नहीं अपनाएगी, क्योंकि केंद्र से बात करने के लिए हिंदी और अंग्रेजी ही भाषाओं को महत्व दिया जाता है। आगे आते हैं। विभिन्न राज्यों की राजभाषा वहां की विधायिका द्वारा निश्चित की जा सकती है। हर राज्य की अपनी विधानसभा होती है जहाँ पे सीएम एमएलए वगैरह सब बैठते हैं। तो अगर वहां की विधायिका जो भी भाषा तय करती है वो उस राज्य की भाषा राजभाषा बन जाती है। अर्थात राज्य स्तर पर अलग अलग राज्यों में जैसे बंगला, मराठी, तमिल, तेलुगु आदि भाषाएं उन प्रदेशों की राजभाषा हो सकती है, क्योंकि सब राज्यों को अधिकार है कि वो अपने प्रशासन के लिए कोई सी भी एक भाषा को चुन सकते हैं और वहां के निवासी अपने इन प्रदेशों में कार्य व्यवहार के लिए काम करने के लिए हर राज्य इन्हीं को राजभाषा मान सकते हैं। यानी कि जो राज्य अपनी राजभाषा जिस भाषा को बनाएगा वो काम भी उसी भाषा में कर सकता है। किंतु जब ये राज्य सरकार है, जब कोई भी राज्य सरकार तथा वहां के निवासियों की बात की जाए या फिर केंद्र सरकार से संपर्क करेंगे, यानी कोई भी राज्य सरकार या किसी भी राज्य के नागरिक जब केंद्र सरकार से सेंट्रल गवर्नमेंट से संपर्क करेंगे तब उन्हें या तो फिर हिंदी और या फिर अंग्रेजी को ही राजभाषा के रूप में अपनाना होगा। यही ऑप्शन है उनके पास, क्योंकि सेंटर से बात करने के लिए केवल दो ही राजभाषा ऑप्शन में है, हिंदी और अंग्रेजी। आगे आते हैं। जो भारतवर्ष है यानी इंडिया, वो शताब्दियों से कई सौ सालों तक मुस्लिम व ब्रिटिश शासन के अधीन रहा, अंग्रेजों के कब्जे में रहा है, ठीक है। अतः यहाँ की राजभाषा के रूप में पहले अरबी थी किसी समय पे, फिर फारसी भी आई, फिर मिश्रित मिली जुली उर्दू और बाद में अगर देखा जाए तो अंग्रेजी का प्रयोग होता रहा। देश की स्वतंत्रता आजादी और तत्पश्चात उसके बाद 26 जनवरी सन 1950 को इसे गणतंत्र यानी आजाद संवैधानिक तौर पे घोषित किया गया कि यहाँ का संविधान बन चुका है। आजाद तो 47 में हो गए थे, लेकिन गणतंत्र घोषित किया गया कि हम रिपब्लिक हैं। यहाँ के अध्यक्ष को जनता द्वारा चुना जाएगा, ठीक है, और एक राष्ट्रपति होगा। फलस्वरूप एक स्वतंत्र राजभाषा की आवश्यकता का अनुभव भी किया गया। भारत का प्रथम संविधान जो बना है जिसमें उल्लेख किया गया है कि देवनागरी लिपि, हाँ जी, देवनागरी लिपि की अगर बात करी जाए तो देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली जो हिंदी होगी वो इस देश की राजभाषा होगी। तो भारत की राजभाषा जो घोषित किया गया था हमारे पहले संविधान में, तो उसमें यही बता दिया गया था कि देवनागरी हिंदी जो है वो भारत की राजभाषा होगी। और उस समय तक उर्दू और अंग्रेजी का बोलबाला होने के कारण हिंदी इतनी सक्षम नहीं बन पाई थी कि वह राजभाषा के दायित्व कर्तव्य को अचानक संभाल सके, क्योंकि अभी तक जो पहले काम होते आ रहे थे वो उर्दू में या अंग्रेजी भाषा में होते आ रहे थे। अब एकदम से हिंदी को लागू किया जाए तो हिंदी इतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगी जितना उर्दू अंग्रेजी की पकड़ उस समय हो चुकी थी। तो अतः उस समय क्या हुआ, संविधान जो था या संविधान सभा, तो उसमें उस समय यह व्यवस्था भी की गई थी कि सन 1965 तक अंग्रेजी में काम किया जाता रहेगा और हिंदी को भी प्रशासनिक क्षेत्रों में कार्य करने के अनुरूप संपन्न बनाने के लिए लगातार प्रयास किया जाएगा। यानी ये कह दिया गया कि 1965 तक जो काम चलेगा वो अंग्रेजी में चलेगा और धीरे धीरे हिंदी को भी आगे बढ़ाया जाएगा ताकि लोगों की पकड़ इसमें बन जाए, और इसी प्रकार से हिंदी को आगे बढ़ाया गया था। तो क्वेश्चन हमारा वाला खत्म हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि दोनों क्वेश्चन जो है आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। देखो क्वेश्चन अगर समझ में आ रहे हैं ना तो एक छोटा सा काम करो कि जितने भी अपने यार दोस्त हैं ना सबको वीडियो को शेयर करना स्टार्ट करो, क्योंकि जितना वीडियो शेयर होगी तो उतना लोगों के कमेंट आएंगे और वीडियो लाइक होगी तो मुझे भी थोड़ा सा एक अच्छा लगेगा और मैं हो सकता है कि और वीडियो आपके लिए जल्दी से जल्दी लाना शुरू कर दूं, क्योंकि इस तरीके से पता नहीं लग पाता कि वीडियो शेयर हो रही है नहीं। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर करो और लाइक का बटन जरूर दबाना है, ठीक है ना, ताकि वीडियो
आगे बढ़ेगी तो सपोर्ट अच्छा मिलेगा और मैं वीडियो बनाता भी रहूंगा। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि मनुष्य एक क्या है, सामाजिक प्राणी है, या आप कैसे कह सकते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो कह रहा है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इस वाक्य में दो महत्वपूर्ण शब्द हैं, इसमें दो शब्द जुड़े हैं, पहला मनुष्य और दूसरा क्या है, समाज। तो पहला यहाँ पे मनुष्य को जोड़ दिया गया है और दूसरा जोड़ा गया है समाज को। ठीक है, मनुष्य और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं दोस्तों, दोनों जुड़े हैं। व्यक्ति है तो समाज है, और अगर समाज है तो व्यक्ति है। ठीक है, व्यक्ति कहाँ रहेगा, समाज में, और समाज भी जब ही होगा जब क्या कौन होगा, व्यक्ति होगा। आदि काल में, प्राचीन काल में मानव जब जंगलों में रहता होगा और उसने जानवरों आदि से सुरक्षा के लिए समूह में यानी ग्रुप में रहना शुरू किया, तो वहीं से समाज और जो समुदाय है और किसका जो है गांव का विकास होना शुरू हो गया था। जंगलों में रहता था, जरूरत पड़ी कि कोई जंगली जानवर हमला ना कर दे, तो उसने ग्रुप में रहना, समूह में रहना शुरू कर दिया और वहीं से समाज, समुदाय और गांव बनना स्टार्ट हो गए। समूह में रहना व्यक्ति के लिए प्रथम महत्वपूर्ण कार्य था और अपनी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी करना दूसरा कर्तव्य था। व्यक्ति समाज केंद्रित था उस समय, पहले समाज के बारे में सोचता था। समाज में किसी एक व्यक्ति की समस्या पूरे समाज की समस्या मानी जाती थी उस समय। अगर समाज में किसी एक को परेशानी है तो वो परेशानी सबकी बन जाएगी और सारे मिलकर उस परेशानी का हल ढूंढेंगे। तो पहले व्यक्ति समाज के लिए जिया करता था। समूह में एक साथ रहते हुए व्यक्ति एक दूसरे की मदद करते हुए विकास की राह पर चला और उनकी सभी आवश्यकताएं समाज से ही पूरी हो रही थी। जब व्यक्ति समाज के साथ चलेगा तो सभी जरूरतें सभी मिलकर एक दूसरे की पूरी करेंगे। समाज में रहने वाले लोग जो होते हैं वो एक दूसरे का साथ देते हैं और आवश्यकताएं जितनी भी होती है वो समाज से पूरी हो जाती है। भाई किसी के पास कोई कमी है, किसी के पास कोई कमी है, तो जिनके पास चीजें होती है वो दे देते हैं, क्योंकि समाज में सब क्या रह रहे हैं, मिल के रह रहे हैं। लेकिन यह तो सैकड़ों साल, कई सौ साल पुरानी बात थी अगर देखा जाए, जो हम समझ गए हैं। मनुष्य उस समय एक सामाजिक प्राणी हुआ करता था, यानी कई सौ साल पहले। लेकिन आज जैसे जैसे व्यक्ति विकास की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रहा है, तो व्यक्ति की जरूरतें भी बढ़ रही है, उसकी इच्छा बढ़ रही है, उसका लालच बढ़ रहा है, वह समाज से अब क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। विकास की इस दौड़ में व्यक्ति जो है आत्म केंद्रित हो गया, यानी कि अब वो खुद के बारे में सोचने लग गया, आत्म केंद्रित खुद के बारे में सोचने लग गया है और समाज के प्रति जो अपनी जिम्मेदारियां हैं उसको वो भूलता गया है। अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काटना, अपने स्वार्थ के लिए जानवरों को मारना, अपने स्वार्थ के लिए किसी का हक छीन लेना, अब इस तरीके की जो है नजरिया व्यक्ति का हो गया है। वह उस समाज को भूल गया है जहां सभी एक दूसरे की मदद किया करते थे। वह उस समाज को भी भूल गया है जहां से वह समाज के विकास के लिए दूर हुआ था। मतलब जिस समाज को आगे बढ़ाने के लिए वो दूर हुआ था, दूर जाके काम कर रहा था, अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर रहा था, अब वो उस समाज को भी छोड़ चुका है, उसे समाज से कोई लेना देना नहीं है। अब समाज उसके लिए द्वितीयक हो गया है। पहले समाज प्राथमिक था, पहले था, अब वो समाज उसके दूसरे नंबर पे हो गया, क्योंकि पहले नंबर पे वो खुद को रखता है और वह स्वयं क्या हो गया है, प्राथमिक होता गया है दोस्तों। अब वो प्राथमिक है व्यक्ति और समाज उसके लिए द्वितीयक हो गया, जबकि पहले समाज प्रथम था और वो द्वितीयक था, दूसरे नंबर पे। तो इसी आत्म केंद्रित खुद के बारे में सोचने की प्रकृति के कारण परिवार अब टूटने लगे हैं। परिवार अब जुड़े नहीं, क्योंकि जहां समाज नहीं होगा तो वहां परिवार भी नहीं होगा, लोग मिलजुल के रहेंगे नहीं। संयुक्त जो मिला जुला परिवार होता है, संयुक्त जो मिला जुला परिवार होता है उसकी जो सोच है अब वो क्या हो गई है, वो खत्म होती जा रही है। कुछ लोग यह कहते हैं कि संयुक्त परिवार में व्यक्ति का जो विकास है वो नहीं हो पाता है, कि जितना बड़ा परिवार होगा वहां व्यक्ति जिम्मेदारी में इतना ऊब जाएगा या इतना बिजी हो जाएगा कि वो कभी अपना विकास कर ही नहीं पाएगा। ये लोगों की सोच है। कुछ यह भी कहते हैं कि एक संयुक्त परिवार में यानी एक मिले जुले परिवार में एक ही व्यक्ति पर पूरे परिवार का बोझ रहता है। आज के समाज का अगर अस्तित्व देखें और स्वरूप जो देखें तो वो बदल चुका है। आज समाज वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे, क्योंकि मनुष्य जो समाज की मूल इकाई है, जो समाज की पहली यूनिट है, अगर देखा जाए तो वो बदल चुका है।
और उसकी प्राथमिकताएं, उसकी ज़रूरतें भी बदल गई हैं। पहले समाज के लिए सोचता था, अब खुद के लिए सोच रहा है, तो ज़रूरतें बदल गई हैं। और आज का मनुष्य समाज केंद्रित ना होकर आत्म केंद्रित हो गया। वो समाज के बारे में नहीं सोचता, बल्कि अब वो खुद के बारे में सोचने लग गया है। क्योंकि लालच जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे व्यक्ति समाज से दूर होता जा रहा है और उसे समाज की आवश्यकताओं से या समाज की ज़रूरतों से कोई लेना देना नहीं है। उसको केवल अपने बारे में और अपनी ज़िंदगी, अपने बारे में सोचना है, खुद को आगे बढ़ाना है, ना कि समाज के बारे में। आज मनुष्य भी है और समाज भी है, लेकिन अब ये दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है। अब ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अपने बारे में सोच रहा है। और शायद इसीलिए आज का मनुष्य एक सामाजिक प्राणी नहीं है। किंतु लेकिन जब तक मनुष्य है, उसकी ज़रूरतें हैं, तब तक समाज भी रहेगा, भले ही उसका रूप बदलता रहे। यानी व्यक्ति की जब तक ज़रूरतें पूरी नहीं होगी, तब तक समाज हमेशा रहेगा, क्योंकि व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरा करने का एकमात्र जो साधन है वो केवल और केवल समाज है। तो जैसे जैसे समय बीतता रहेगा, समाज बदलता रहेगा, व्यक्ति की ज़रूरतें समाज से ही उसे पूरी होती रहेगी। तो ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है और उम्मीद है कि समझ में आ भी गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वाणिज्य के क्षेत्र में प्रयोग होने वाली हिंदी के विविध प्रयोग क्षेत्रों पर प्रकाश डालिए। वाणिज्य का मतलब बेसिकली क्या होता है? व्यापारिक गतिविधियां। अब व्यापारिक गतिविधियों में भी कई तरह के काम होते हैं जिसमें हिंदी का प्रयोग होता है, आपको पता होगा। तो जब हिंदी का प्रयोग होता है व्यापारिक गतिविधियों में, तो किस तरीके से काम होता है, जरा देखिए। कह रहा है कि धन प्राप्ति के उद्देश्य से अगर देखा जाए तो वस्तुओं का क्रय विक्रय, यानी वस्तुओं को लेना देना करना ही वाणिज्य कॉमर्स है। पैसे की को प्राप्त करने के लिए जब आप वस्तुओं को खरीदते और बेचते हो तो वो वाणिज्य कहलाता है। किसी उत्पादन या व्यवसाय, किसी वस्तु को बनाना या किसी काम को करने का वह भाग जो उत्पादित यानी बनी हुई वस्तुओं एवं सेवाओं के उनके उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के बीच विनिमय लेन देन से संबंध रखता है, वो वाणिज्य है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को बना रहा है या किसी प्रकार की सेवा दे रहा है और उसमें लेन देन हो रहा है, तो वो वाणिज्य है। एग्जाम्पल, आपने देखा गली गली में केबल नेटवर्क वाले होते हैं, तो गली में वो केबल वगैरह लगाते हैं, ठीक है, या इंटरनेट वाले होते हैं। तो वो आपको एक प्रकार की, आप उपभोक्ता हो, ठीक है, वो आपको एक सेवा दे रहे हैं, तो उसके बीच आप भी उन्हें पैसा दोगे, तो ये एक प्रकार का लेन देन हो रहा है, तो इसे ही वाणिज्य बोलते हैं। और वाणिज्य के अंतर्गत किसी आर्थिक महत्व की वस्तु जैसे कि सामान, सेवा, सूचना या फिर धन का दो या दो से अधिक व्यक्तियों या संस्थाओं के बीच सौदा किया जाता है। इसमें सामानों का, सेवाओं का, पैसों का सौदा होता है कि वो कुछ देगा तो हम भी कुछ देंगे उसे। वर्तमान आज का जो युग है दोस्तों, वो वाणिज्य व्यापार का युग है। आज का जो युग है वो कौन सा है? वो वाणिज्य व्यापार का युग है। वाणिज्य का संबंध जो है वो उत्पादन से लेके उपभोक्ता तक होता है। जहां पे चीजें बनेंगी और जहां तक चीजें जाएंगी, जो लेगा वो भोक्ता है। उत्पादन जहां बनेगी और उपभोक्ता जो चीजों को यूज करेगा वो उपभोक्ता है। और व्यापार से संबंधित कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है। अगर बात करी जाए कि भारत में वाणिज्य शिक्षा का विकास कैसे हुआ, तो जरा इस पे बात कर लेते हैं। औद्योगिक विकास के साथ साथ जैसे जैसे इंडस्ट्री वगैरह लगती गई, तो भारत में उस समय वाणिज्य शिक्षा की आवश्यकता भी महसूस की गई कि व्यापारिक शिक्षा की भी जरूरत है इंडिया में, जिससे उत्पादक, चीजों को बनाने वाले, उपभोक्ता चीजों को यूज करने वाले, लेने वाले, तथा बाजार की आवश्यकताओं और समस्याओं को नजर में रखकर वाणिज्य शिक्षा का ढांचा निर्मित किया जा सके। यानी जैसे जैसे भारत में उद्योगों का विकास हो रहा था, वैसे वैसे ये आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि चीजों को बनाने के लिए, चीजों को लेने के लिए और बाजारों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक व्यापारिक वाणिज्य शिक्षा का होना बहुत जरूरी है, जिससे जैसे कच्चा माल हो गया, सस्ते मजदूर श्रमिक हो गए, परिवहन हो गया, ट्रांसपोर्ट, बाजार आदि विषय में जो इस शिक्षा के अंग हैं, उनका अध्ययन कराते हुए ऐसे युवा तैयार हों। इन सब चीजों को पढ़कर कि भाई कच्चा माल किस तरीके से आएगा, सस्ते मजदूर कहां से आएंगे, अच्छा परिवहन कहां मिलेगा, बाजार कहां लगेंगे, तो इन सब को शिक्षा को देकर के ऐसे युवा तैयार किया जाए, ऐसा यूथ तैयार किया जाए, यूथ जो राष्ट्रहित यानी कि देश की भलाई में, जो देश की भलाई में इन समस्याओं का समाधान कर सके। और देश के युवा ही जो है वो इन समस्याओं का समाधान करते हैं, नए नए कह सकते हो कि प्रयोग कर कर या कोई नया आविष्कार करके।
तो वाणिज्य शिक्षा का पाठ्यक्रम सिलेबस जो है वो माध्यमिक स्तर से लेके विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज के पाठ्यक्रमों के साथ साथ डिप्लोमा कोर्सेज के रूप में भी प्रारंभ हुआ है। यानी अब इस छोटी कक्षाओं से लेकर बड़ी कक्षाओं तक और साथ में डिप्लोमा कोर्स में भी वाणिज्य शिक्षा की शुरुआत कर दी गई है। और भारत के जो कई राज्य हैं जिनमें हिंदी को भी वाणिज्य की शिक्षा का माध्यम बना दिया गया है। अगर बात की जाए दोस्तों वाणिज्य शिक्षा की, तो वाणिज्य शिक्षा की जो व्यवस्था है वो भारतीय समाज और संस्कृति के अनुसार होनी चाहिए। व्यापारिक शिक्षा जो लोगों को मिलनी चाहिए वो भारतीय समाज और संस्कृति के अनुसार होनी चाहिए और इसके लिए ऐसे स्नातक यानी ग्रेजुएट तैयार होनी चाहिए जो दृढ़ निश्चय करें, दृढ़ निश्चय से यानी कि अपने कॉन्फिडेंस से प्रबंध व्यवस्था को भारतीय परिस्थिति के योग्य बनाएं, जो अपने काम से अपनी मेहनत से, मतलब अगर वाणिज्य शिक्षा की शुरुआत की जाए तो वो भारतीय समाज संस्कृति के अनुसार हो। दूसरा, यहाँ पर जो भी लोग ग्रेजुएट होंगे वो अपनी काबिलियत से प्रबंध व्यवस्था को, मैनेजमेंट को इस तरीके से भारतीय परिस्थितियों के अनुसार बनाएं तथा यह साबित करें कि व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य उद्योग व्यापार में लाभ की तकनीक जानना नहीं है बल्कि देश और समाज की जरूरतें पूरी करना है। यानी यहाँ पर भारत में जो युवा तैयार होंगे व्यापारिक शिक्षा के माध्यम से, तो वो लोग इस तरीके की परिस्थिति पैदा करें, वो लोगों को ये मैसेज प्रोवाइड करें कि व्यापारिक शिक्षा या वाणिज्य शिक्षा केवल इसलिए नहीं ली जाती कि लोग टेक्नोलॉजी को जाने, बल्कि इसलिए ली जाती है ताकि समाज की जरूरतें कैसे पूरी करनी है, समाज का विकास कैसे करना है, ये बात लोगों को आसानी से समझ में आ सके, ताकि इस शिक्षा से जो है अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके। और शहर से गांव तक वाणिज्य यानी व्यापार का क्षेत्र फैला हुआ है, ठीक है। इसलिए इस शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी भाषा को स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि व्यापार के तौर पे देखा जाए तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जो आसानी से व्यापार को या लोगों को आपस में जोड़ सकती है। और लाइक का बटन दबाते कहना, शेयर भी करते कहना, ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूं। कम से कम अगर एक पर्सन भी 2-2, 3-3, 4-4 लोगों को, 5-5 लोगों को चीजें शेयर करेगा तो इसमें आपका तो घाटा नहीं है, मेरा हाँ थोड़ा फायदा है कि होगा ये कि मैं ज़्यादा जो है मेरे अंदर एनर्जी आएगी और मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे आते हैं, वाणिज्य की हिंदी का व्यापक प्रयोग क्षेत्र। अब वाणिज्य की जो व्यापारिक हिंदी होती है वो बेसिकली कहाँ कहाँ प्रयोग होती है, कैसे होती है, अब आप देखो। अब हिंदी के हमने कई स्वरूप पढ़े हैं। मैंने बताया था कि कई सारे शब्द ऐसे हैं जो अलग अलग जगह से लिए गए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं और कई तरह से उनका उपयोग होता है। तो बैंकों में देखते हैं प्रयोग होने वाली हिंदी कैसे होती है। राष्ट्रीयकरण से पूर्व, नेशनलाइजेशन जब हुआ था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो उससे पहले अंग्रेजी भाषा के कारण बैंकों का क्षेत्र और उद्देश्य सीमित था। पहले बैंकों के पास पूरी पावर नहीं थी, बैंकों के पास सारी शक्तियां नहीं होती थी, यहां तक कि बैंकों से सामान्य जनता का भी कोई संबंध नहीं था, क्योंकि बैंकों के पास पावर नहीं थी। बैंकों को ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज चलाया करते थे, तो आम लोगों का बैंकों से कोई उस समय संबंध नहीं हुआ करता था। लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद जब इनको नेशनलाइज किया गया इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो उसके बाद यदि हिंदी का देखा जाए, और आज़ादी के टाइम पे कुछ चीज़ें कर दी गई थी, तो उन सब चीज़ों के बाद मतलब ये इंदिरा गांधी वाला तो खैर बात की बता रहा हूँ, वो इसमें नहीं ऐड होगा, ठीक है, मैंने बोल दिया, लेकिन वो ऐड नहीं होगा। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था आज़ादी के समय, ठीक है, जब इंडिया आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद हिंदी को बैंकों में स्थान नहीं दिया गया था। तो यह बैंकों की व्यावसायिक प्रगति पर रोक लगाना होगा। उस समय बेसिकली क्या हुआ कि जब बैंक स्टार्टिंग में बैंकों ने काम करना शुरू करा, तो बैंकों में हिंदी को महत्व दिया ही नहीं गया, ठीक है, हिंदी को जगह ही नहीं दी गई थी। हालांकि अगर देखा जाए तो हिंदी के प्रयोग पे जटिलता, मुश्किलें आई, कठिनाई आदि के आरोप लगाए जाते रहे। उस समय होता क्या था, बैंकों में काम करने वाले जो वर्कर होते थे ना, वो एक नंबर के आप कह सकते हो घटिया थे और कामचोर थे, ठीक है। वो इतने ज्यादा कामचोर आदमी थे कि एक तो उन्हें इंग्लिश आती थी, तो दूसरा वो चाहते ही नहीं थे कि हिंदी बोले, क्योंकि हिंदी में उनको कठिनाई थी। जबकि जनता की बात पूछोगे तो जनता को क्या कहती है, जनता कहती है हक से हिंदी की, हमें भैया हिंदी में बात करो, देसी भाषा में, हमें अंग्रेजी में नहीं बात करनी। तो वो कामचोर जो आदमी होते थे वो
अंग्रेजी में काम करना पसंद करते थे और वो अपनी कमजोरी छुपाते थे, क्योंकि हिंदी में उनको उनसे गलतियां होती थी। और आज भी ऐसा होता है, कई लोग जो अंग्रेजी में बहुत अच्छे होते हैं उनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। तो उस समय यही हो रहा था कि बैंकों में जो है मुश्किलें आ रही थी हिंदी को लागू करने में। जो लोग अंग्रेजी में काम करना पसंद करते हैं एवं अब वो अपने हिंदी प्रयोग की कमजोरी को छुपाना चाहते हैं, वही लोग इस पर उस समय आरोप लगा रहे थे कि हिंदी सही नहीं रहेगी, बैंकों में हिंदी का प्रयोग ना लाया जाए, इससे काम रुक जाएंगे, परेशानी आएगी लोगों को। लेकिन क्या हुआ, आखिर देखो आज काम हो रहा है ना, देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। आते हैं तो देखते हैं। तो बैंक की हिंदी का अपना एक स्वरूप है। यह साहित्यिक हिंदी से अलग होती है, पढ़ने लिखने वाली हिंदी से थोड़ी अलग होती है, क्योंकि हर जगह एक जैसे शब्द नहीं यूज होते। आपको पता होगा हर जगह हिंदी के शब्द अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। जब हम प्रशासनिक तथा व्यावसायिक हिंदी का मिला जुला रूप बैंकों की हिंदी में प्रयोग होता है, क्योंकि बैंक जो है वो व्यावसायिक व्यापारिक लेन देन से संबंधित होता है, बैंकों में लेन देन का काम होता है, तो वर्ड भी उस तरीके के होंगे। बैंकों के विस्तार के साथ ग्रामीण बैंकों में कृषि, पशुपालन, मत्स्य मछली पालन और दूध व्यवसाय, कृषि उपकरण आदि से संबंधित जो इसकी शब्दावली है और अभिव्यक्ति के अंतर्गत भाषा प्रयोग भी दिखाई देता है। यानी इन्हीं चीजों से जुड़े हुए शब्द वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। जिस तरीके का लेन देन होगा, जिस तरह के काम होंगे बैंकों में, उसी प्रकार के शब्दों का वहां प्रयोग किया जाता है। बैंकों की हिंदी में एक से अधिक उप प्रयुक्तियां होती है, एक से ज्यादा शब्दों का प्रयोग किया जाता है अलग चीजों के लिए, जिनका प्रयोग आवश्यकता अनुसार होता रहता है। अगर इनकी शब्दावली में देखें तो संस्कृत की तरह यह मुश्किल तो नहीं है। इसमें अंग्रेजी के कई प्रचलित शब्दों जैसे कि बैंक, वाउचर, आपको पता होगा बैंक में ड्राफ्ट भी होता है, चेक भी होता है, बिल भी होता है, लेजर भी होता है, रजिस्टर आदि को स्वीकार कर लिया गया है। ये सारे शब्द अंग्रेजी हैं, लेकिन इनको क्या है, बैंकों की कामकाजी भाषा में शामिल किया गया है। इसी प्रकार देखा जाए तो परंपरागत जो देसी बैंकिंग व्यवस्था होती है, वहां की शब्दावली में भी कर्ज, लेनदार, देनदार, ब्याज, जमा, बंधक, घाटा, बीजक आदि जो शब्द हैं, इनको परिभाषित शब्द बनाकर अंग्रेजी के स्थान पर स्वीकार किया गया कि अंग्रेजी के साथ ये शब्द भी यूज में होते हैं, ताकि देसी लोग भी समझ सके इसको। अतः हिंदी में अगर देखा जाए तो बैंकिंग की जो शब्दावली है और अभिव्यक्तियां हैं, जो बातें रखी गई हैं तथा वाक्य रचनाएं हैं, वो काफी सहज, आसान और बोलचाल की भाषा के समीप हैं। बैंकिंग शब्दावली की रचना को निम्नलिखित तरीकों से विश्लेषित कर सकते हैं। बैंकों में अब कई तरह की भाषाएं यूज होती है, तो देखो वो कैसी होती हैं। बैंकों में कुछ शब्द विदेशी होते हैं, जिनमें आपको अरबी और अंग्रेजी शब्द भी देखने को मिल जाएंगे। तो वो कौन कौन से होते हैं, आपको पता होगा, नुकसान शब्द है, खपत है, ट्रेड है, यूनियन, रेट, कंट्रोल, गबन, बेदखली, वसीयत, कंपनी, जालसाजी, कूपन, बजट हो गया, किस्त हो गया, पेशगी हो गया, मुआवजा, पार्सल, रकम, नीलाम, दलाल, यहाँ पे बकाया, बैंकर, सौदा, अदायगी और दावा या फिर सिक्का, ये सारे शब्द क्या हैं, विदेशी शब्द हैं। यानी या तो कुछ अंग्रेजी कुछ फारसी, ऐसे शब्द यहाँ पे प्रयोग किए गए हैं, अंग्रेजी, अरबी और फारसी। अगर वहीं बात की जाए संस्कृत के शब्दों की, तो उसमें क्या कौन कौन से आते हैं, अग्रिम, अग्रिम का मतलब होता है पेशगी, पेशगी देना, आगे से देना। राशि का मतलब होता है रकम। कारोबार का मतलब क्या होता है, व्यवसाय, कामकाज। मुआवजा माने क्या होता है, क्षतिपूर्ति, जिसका नुकसान हुआ है उसे नुकसान की भरपाई मिले उसे मुआवजा बोलते हैं। क्रय माने होता है करना, किसी चीज को लेना या खरीदना। क्रेता कौन होता है, जो खरीदार होता है उसे क्रेता बोलते हैं। प्रतिष्ठा होती है हैसियत, यानी कि सम्मान, और जिसे हम उर्दू में बोलते हैं एहतराम। कर यानी कि टैक्स, संवैधानिक यानी कि कानूनी, क्षति माने नुकसान, आवेदन माने अर्जी, शेष माने बाकी और मूल्य माने कीमत, और संपत्ति यानी कि जायदाद। तो ये सारे शब्द भी क्या होते हैं, कामकाज में देखने को मिलते हैं हर तरीके के। अब आते हैं संकर शब्द। संकर शब्द होते हैं मिश्रित शब्द, जो मिले जुले शब्द होते हैं। इसमें आता है चुकौती पत्र, दैनिक मिलान, रद्द नोट, नकदी प्रमाण, ये मिले जुले शब्द होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं। वसूली प्रभार, लेखा शीर्ष, बैंक उधार, संशोधित बजट, नीलाम कमीशन, शेयरधारी आदि, ये सब क्या है, संकर शब्द हैं।
और अगर देसी बैंकिंग प्रणाली की बात की जाए तो उसमें जो शब्द है देसी बैंकिंग में जो यूज होते हैं, लोकल लैंग्वेज के जो वर्ड होते हैं, फुटकर, चुंगी, वसूली, बोली, पट्टा, साहूकार, उधार, चालान, हुंडी, गिरवी, दरें, बट्टा, घाटा, बीजक, बेबाकी पत्र, साख, शाखाएं जो होती हैं, भुनाना, कटौती, निपटान आदि, ये सब क्या है, देसी बैंकिंग के शब्द हैं। उसी प्रकार से अगर अंग्रेजी भाषा के शब्दों को देखें तो जो साल में पूरा काम होता है बैंकिंग में, आपको उनके वर्ड भी पता होंगे, जैसे कि एनुअल अकाउंट यानी वित्तीय, फाइनेंशियल जो होता है साल का जो पूरा बजट होता है, ठीक है, एनुअल जो पूरा रजिस्टर तैयार होता है। फिर आता है मुक्त अर्थव्यवस्था, फ्री इकोनॉमी, स्वर्णमान यानी गोल्ड स्टैंडर्ड, निर्यातोन्मुखी, एक्सपर्ट ओरिएंटेड, और कराधान, टैक्सेशन, अनाधिकृत, अनऑथराइज्ड आदि, ये सब क्या है, इंग्लिश के वर्ड हैं जो ये भी बैंकिंग में यूज होते हैं। और संस्कृत के और वर्डों की बात करें तो वाहक हो गया, उद्योग हो गया, संयुक्त हो गया, निधि हो गया, संचय, आवंटन, अनुबंध, असंगत, धारक, निकाय, ऋण, विलेख, अवमूल्यन, विगत, उद्यम, प्राकलन, अतिदेय, स्वामित्व, संसाधन, ये सारे संस्कृत के वर्ड हैं। तो इन वर्डों को बताने का सिर्फ छोटा सा मतलब ये है कि आपको सारे नहीं याद करने हैं, आपको 2, 3, 4, 5 हर किसी के 2, 2, 3, 3 याद कर लेने हैं, और इतना बहुत है अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए हो तो। क्योंकि वाणिज्य के हम जो शाब्दिक क्षेत्र हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से कामकाज होते हैं वाणिज्य में, व्यापार में। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताए गए हैं वो इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है ना। तो आगे आते हैं कि इस प्रकार स्पष्ट है कि बैंकों की हिंदी शब्दावली में सहज आसान परिभाषिक जो शब्द हैं उनके साथ साथ जो जनता में प्रचलित शब्द हैं, जो जनता यूज करती है, उनका प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब है जब बैंकिंग का काम होता है तो बैंकिंग में जो ये वाले शब्द हैं ये तो यूज होते हैं, लेकिन साथ साथ जो लोकल लैंग्वेजेस के शब्द हैं, जो देसी बैंकिंग हम पढ़ रहे हैं, तो उसके शब्दों को भी जोड़ दिया जाता है ताकि सामान्य व्यक्ति भी आसानी से समझ सके। अगर आप कभी बैंक गए हो तो आपने देखा होगा कि बैंक में ना पैसे डालने का या पैसे निकालने का जब आप फॉर्म फिल करते हो तो इंग्लिश में भी होता है प्लस शुद्ध हिंदी भी होती है उसमें। अब कई बार लोग क्या होते हैं, बैंक का फॉर्म जल्दी से भरते नहीं, वो एक दूसरे से भरवाते हैं, हिंदी वाला भी नहीं भर पाता, उसको बड़ी मुश्किलें आती हैं क्योंकि उसमें हिंदी जो होती है ना वो काफी कठिन तरीके से लिखी होती है, उसमें कठिन वर्ड होते हैं। अब लोग सोचते हैं कि पता नहीं कैसी हिंदी है, हम कुछ गलत ना भर दें, तो वो व्यक्ति कई बार क्या करता है कि बैंक का फॉर्म खुद ना भर के किसी दूसरे से भरवाता है, और वो व्यक्ति भी क्या करता है, बस उसकी शब्दों पे थोड़ी अच्छी पकड़ होती है, वो अच्छे से रीड करता है और फॉर्म को भर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि बैंक वगैरह में जो होते हैं कि दूसरे शब्दों के साथ आसान शब्दों को भी डाला जाता है ताकि जो एक सामान्य व्यक्ति है वो भी आसानी से उसको समझ सके। तो ये आपके टॉपिक थे, ये 4 क्वेश्चन जो आपको मैंने बताए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको इनको पढ़ना भी है। कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो जो है वो बहुत जल्दी ही वैसे डाल दूंगा, क्योंकि आप ये वीडियो देखोगे तो जब तक दूसरी वीडियो आपकी फटाफट आ जाएगी। और अगर ये 2 या 3 दिन आपके पास जो बचे हैं, इसमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें तैयारी करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप ये कर लोगे तो इतना इनफ है। और पेपर में आपके एक निबंध, एक पैराग्राफ जरूर आएगा, तो वो भी आपको करना पड़ेगा और वो ईजी है, वो तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो अब आगे स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ कि वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, एडिटिंग करने में, क्योंकि इतना आसान काम नहीं है। शायद आपको पता ना हो लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता कि इस समय सुबह के 5:30 बज गए हैं, 5:21 हो रहे हैं, और मैं अभी भी एडिटिंग में लगा पड़ा था और वीडियो वगैरह रेडी करके फटाफट जो है आप लोगों के लिए वीडियो डाली है मैंने, ठीक है ना। तो प्लीज़ वीडियो मॉर्निंग में आपको जो है अभी थोड़ा सा और काम करके, वैसे तो मैं रिकॉर्ड कर दी है अभी लगभग, क्योंकि रिकॉर्डिंग ही चल रही है और ये अभी जो है अपलोड हो जाएगी, सुबह तक आपको मिल जाएगी आराम से, तो आप आराम से देख लीजिएगा। तो जितनी मेहनत मैं आपके साथ कर रहा हूँ तो आप भी मन लगा के पढ़िए, और जितना मेरे से होगा मैं अपना 100% दूंगा, और आप भी कोशिश कीजिए अपना 200% दीजिए, क्योंकि मार्कशीट और रिजल्ट वगैरह आपका आएगा, ठीक है। मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, मंजिल पर जाना आपको है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए मैं अब यहाँ से अलविदा लेता हूँ और अगली वीडियो पे काम शुरू कर देता हूँ।